हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी आने वाली एग्ज़ाम एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत आपके लिए यूज़फुल होंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? इस आंसर है 12 अक्टूबर 1993 को। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है वो एक राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। अधिनियम कब आया था? 28 सितंबर 1993 को आया था, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चूँकि इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना संविधान के तहत नहीं हुई थी, इसीलिए ये कौन सी निकाय है? संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वो होती हैं जिन आयोग का, जिन निकाय का निर्माण किसी अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन बी, व। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? ये अवस्थित है नई दिल्ली में। अच्छे से कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं होनी चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही है। देखिए, आयोग में एक महिला सदस्य का होना ज़रूरी है, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। इसकी जो शक्तियां हैं वो केवल सिफारिशी प्रकृति की होती है, मतलब ये निर्णय नहीं ले सकता है, कोई निर्णयात्मक प्रकृति की इसकी शक्ति नहीं है, केवल सिफारिशी प्रकृति की है। यही इसकी एक कमी भी मान सकते हैं अपन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं, नहीं है ऐसा, हर जगह नहीं है, हर राज्य में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। तो कौन से हो गए? 1, 3 और 4। अपने कौन से ऑप्शन सही हो गए? 1, 3 एंड 4। तो ये कौन से में है? 2 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था वही होती है जिनका निर्माण संविधान के तहत किया गया था। देखिए, इसमें से किसका हुआ था? देखिए, केंद्र का वित्त आयोग, ये संविधान के तहत हुआ था निर्माण। लोकसभा का सचिवालय हुआ था, राज्य का वित्त आयोग हुआ था, ये सारे संविधान के तहत निर्माण हुए थे। लेकिन मानवाधिकार जो आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है, इसका संविधान के अंतर्गत नहीं हुआ था निर्माण। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, एक समिति बनाई जाती है, जो समिति ये निर्धारण करती है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पर कि ये जो समिति होगी, इस समिति में कौन कौन सदस्य होता है, कौन कौन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन होता है। ये जो समिति है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, समिति तैयार।
और इसी समिति की सिफारिश पर जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इस समिति की मेन बात कर लेते हैं, इस समिति में कौन कौन होता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। राज्यसभा का उपसभापति होता है उसका सदस्य। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ये गलत हो गया। तो कौन कौन होते हैं इस समिति में, कौन कौन सदस्य होते हैं। देखिए, इस समिति जो ये रहती है इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। ये क्या हो गए, ये सारे जो हो गए इनका मेंबर होता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष क्या होगा, उसका मेंबर होगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया, राज्यसभा का सभापति ये गलत हो गया है। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, पदेन सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। क्योंकि देखिए, पदेन सदस्य में एक तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी होता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी होता है और महिला आयोग का अध्यक्ष भी होता है। ये जो 3 सदस्य होते हैं, 3 इसमें से होते ही हैं, लेकिन विधि आयोग का अध्यक्ष इसमें नहीं होता है। ठीक है, पदेन सदस्य में। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, देखिए इनका कार्यकाल होता है आयोग के अध्यक्ष का 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। इनकी भी सदस्यों की भी वही होती है आयु सीमा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त हो, जो पहले हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। दूसरा क्या है इसका रीज़न, कारण, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत, जो भी पहले हो। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है। देखिए पहले देखते हैं, ए में क्या दे रखा है, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरे में क्या दे रखा है, ए गलत है, आर सही है। तीसरे में दोनों सही हैं और चौथे में दोनों गलत हैं। तो देखिए सीधा सा ऑप्शन है, इसमें सीधी सी बात है, ए ऑप्शन तो सही है ही, क्योंकि अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। लेकिन बी इसमें गलत हो गया, क्योंकि 70 वर्ष या 3 वर्ष का कार्यकाल होगा या 70 वर्ष की आयु हो, तो आर इसका गलत है। तो इसका आंसर हो गया अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन जो ऐसे दे रखे हैं वो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ठीक है, तो वो आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो इसके पात्र होंगे आयोग के अध्यक्ष बनने के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा या 179, 180 और 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है एक सिविल न्यायालय समझा जाता है इसे। ठीक है, किसके समान इसे शक्तियाँ प्राप्त है, एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इन्हें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा, ये ऑप्शन में से देखते हैं। स्वयं जांच करेगा, जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करेगा, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है,
देखिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 19 में हम देखते हैं तो सशस्त्र बल के संबंध में प्रक्रिया का क्या इसके पास कितनी शक्ति होती है ये उसमें दिया गया है। ठीक है, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आयोग जो है वो शिकायतों पर, सशस्त्र बल से संबंधित कोई शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, परंतु सरकार को सिफारिश करेंगे जिससे कि सरकार 3 माह में आयोग को सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर सूचना देगा। ठीक है, और कार्रवाई का प्रकाशन एवं आयोग साची को भी प्रकाशित प्रतिवेदन देगा। तो ठीक है, इसमें वही है, केंद्रीय रिपोर्ट सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा वो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस एक परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? कौन सा एक है जो अन्य तीनों से भिन्न है? इसमें कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। वो क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं तीनों ये संवैधानिक निकाय हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और पिछड़ी जाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इससे जो पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा बाद में मिला है। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा हो गया? ये आपका अलग हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो एक सांविधिक निकाय है जिसका निर्माण एक अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानवाधिकार का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तो ये सभी ऑप्शन है, डी आएगा। सभी सारे चारों ही सही है, इसमें तीनों सही है, सॉरी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल रहा था 1993 से 1996। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित कार्य इसमें देख लेते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच, जेल एवं बंदीगृहों का निरीक्षण की शक्ति, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, मानवाधिकार संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय सुनाना। तो देखिए, इसमें 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि इनके पास निर्णयात्मक शक्ति नहीं होती है। आयोग के पास संबंधित मामलों के प्रति ये निर्णय नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हो गए इनके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? इनमें से देखिए, रंगनाथ मिश्र जी रहे हैं, MN वेंकट चलैया रहे हैं और AS आनंद जी रहे हैं, मतलब SS कंग नहीं रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसमें देख लीजिए, ये वही हो गए ऑप्शन में। S राजेंद्र बाबू जी भी रहे हैं और वीरेंद्र दयाल जी नहीं रहे हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? देखिए, कौन सी शक्तियां प्राप्त है देख लेते हैं। दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट के समान शक्ति प्राप्त है ना, तो ये सही हो गया। रिकॉर्ड मांगने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल मांगने की शक्ति प्राप्त है, ये भी आपका सही हो गया। फर्स्ट सही, सेकंड सही। जांच करने की शक्ति प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है जांच करने की शक्ति। चौथा है, फौजदारी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है क्या? बिल्कुल नहीं, फौजदारी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। दीवानी न्यायालय की, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, सिविल न्यायालय के समान इनके पास शक्तियाँ होती है। तो ऑप्शन सी हो गया, केवल 1, 2, 3। चलिए बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन मामलों की जाँच कर सकता है? देखिए, ऐसे मामले जिसको घटित हुए 6 माह से कम का समय हुआ है, ऐसे मामले जिसको घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ है, ऐसे मामले जिसको घटित हुए 2 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, ऐसे मामले जिसको घटित हुए 2 वर्ष से कम किंतु 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हुआ है। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। जो भी 1 साल वाले मामले हैं, 1 साल के से कम वाले, उनको ये मामलों पे उनको अधिकार है। ठीक है, उन मामलों की जांच करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सलाहकारी प्रकृति की होती है। आयोग को सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी प्रकृति की होती है।
ध्यान से सुनिएगा सारे ऑप्शंस, आप खुद आंसर तैयार कीजिए। आयोग को सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए कौन सा सही है, सीधा सीधा है फर्स्ट ऑप्शन। तो सलाहकारी प्रकृति तो होती है, ये जो केंद्र सरकार वगैरह को सलाह देते हैं, लेकिन क्या बाध्यकारी प्रकृति होती है? बिल्कुल नहीं, ये किसी को बाध्य नहीं कर सकते, है ना। और सैन्य बलों से रिलेटेड जो है अनुच्छेद 19 में, उसमें आप देखिएगा धारा 19 में उसमें है कि ये उनके प्रति जांच करने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आयोग को सिविल न्यायालय, ये तो सही है ही, सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त है, तो हमने पढ़ाई है। केवल 1 और 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है। देखिए ये स्वप्रेरणा से कर सकता है जांच, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कर सकता है, और तीसरे पक्ष की शिकायत पर जांच कर सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 आ जाएगा। इन तीनों ही मामलों में ये जांच करने का इनको अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में से निम्न में से किस एक आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है? देखिए बहुत सिंपल है ये तो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का होता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हो सकता है, महिला आयोग का हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन होते हैं? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के हो सकते हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का क्या लेना देना मानवाधिकार के उससे, है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग का नहीं होगा इसमें अध्यक्ष शामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का इनमें से कौन एक सदस्य नहीं होता है? ठीक है, वही हमने पहले डिस्कस किया था। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति नहीं होता है समिति का अध्यक्ष। तो यहाँ पे क्या आएगा? उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति का इनमें से कौन सदस्य नहीं है? कौन सदस्य नहीं है? सीधा सीधा है, अपन ने पढ़ा ही था, वो समिति के मेंबर अपन ने पढ़े थे ना सारे। प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो राष्ट्रपति नहीं होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो कौन सा एक मेंबर नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति तो ये समिति का निर्माण करता है, और ये समिति की सिफारिश पर ही ये जो समिति के अध्यक्ष मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, तो इस समिति को बनाने के बाद समिति की सिफारिश पर ही अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों समेत कुल सदस्य संख्या है, देखिए 13 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और पदेन सदस्यों समेत कुल सदस्य संख्या जो है वो 13 है, ठीक है। देखिए इसमें 13 सदस्यों में आप कौन कौन होते हैं ये देख लीजिए। एक तो अध्यक्ष हो गया आपका, 7 हो गए पदेन सदस्य, और 5 हो गए आपके सदस्य पूर्णकालिक। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अपन संरचना की बात करें तो उसमें एक होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं सदस्य जो पूर्णकालिक होते हैं, और 7 होते हैं जो कि पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। वो पदेन सदस्य में जो आपने महिला आयोग के सदस्य हुए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हुए, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हुए, ये सारे पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। और 5 सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं, और एक महासचिव भी होता है। हाँ, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन? इसमें हो गए 13 हो गए ना। एक अध्यक्ष,
7 पदेन सदस्य और 5 आपके पूर्णकालिक सदस्य। हो गए 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की अध्यक्ष समेत सदस्य संख्या पदेन सदस्यों को हटाकर कितनी है? पदेन सदस्य को अगर अपन हटा दें तो कितने हो जाएंगे? सीधी सी बात है, अभी हमने देखा पदेन सदस्य 7 होते हैं, 13 टोटल हो गए, 13 में से 7 हटा देंगे तो कितने? 6 बचेंगे, एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, तो कितने हो गए? ऑप्शन कौन सा हो गया? 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। जो समिति जो बनाई थी उसमें कितने सदस्य होते हैं? 6, जो राष्ट्रपति बनाते हैं जो समिति। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष समेत कुल सदस्य होते हैं 3। ठीक है, टोटल 3 सदस्य होते हैं। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।